हेलो एवरीवन। आज हम उदारवाद के पहले चरण क्लासिकल लिबरलिज्म या चीर सम्मत उदारवाद के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इसके 2-3 नाम और हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। इसको हम नकारात्मक उदारवाद भी बोलते हैं और इसको हम परंपरागत उदारवाद भी बोलते हैं, जो हमने आपको पहले बता दिया था। परंपरागत उदारवादी कौन कौन से हैं? जॉन लॉक, एडम स्मिथ और जर्मी बेंथम, ये प्रमुख परंपरागत उदारवादी विचारक हैं, चीर सम्मत उदारवादी हैं, या इसको शास्त्रीय उदारवाद भी हम बोल सकते हैं। तो परंपरागत उदारवाद के मूल तत्व क्या हैं? परंपरागत उदारवादियों के व्यक्ति के बारे में, समाज के बारे में, राज्य के बारे में, संपत्ति के बारे में क्या विचार हैं, वो इनको किस दृष्टिकोण से देखते हैं, इन बातों का आज हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि उदारवाद का प्रयोग कहाँ हुआ था। उदारवाद का प्रयोग इंग्लैंड में हुआ और यूएसए में हुआ, यानी अमेरिका में हुआ था। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि उदारवादी, यानी यहाँ उदारवादी का मतलब शास्त्रीय उदारवाद या चीर सम्मत उदारवाद या परंपरागत उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद, उनकी यहाँ हम बात कर रहे हैं। तो व्यक्ति के बारे में या मानव स्वभाव को उन्होंने किस रूप में देखा, व्यक्ति के बारे में परंपरागत उदारवादियों का क्या नज़रिया था, क्या उनका दृष्टिकोण था, व्यक्ति के बारे में वो क्या सोच रखते थे। तो परंपरागत जो उदारवादी थे वो व्यक्ति को सबसे अधिक महत्व देते थे। उनकी नज़र में व्यक्ति का महत्व प्राथमिक है, यानी वो व्यक्तिवाद की बात करते थे। व्यक्तिवाद का मतलब सबसे अधिक महत्व व्यक्ति को देना। वो व्यक्ति क्या करना चाहता है, क्या पहनना चाहता है, क्या खाना चाहता है, क्या काम करना चाहता है, और अपने बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता व्यक्ति को स्वयं ही होनी चाहिए। दूसरा कोई उसको नियंत्रित नहीं कर सकता। तो व्यक्ति के बारे में उदारवाद की समझ को ही उदारवाद का दार्शनिक आधार कहते हैं। यानी व्यक्ति के बारे में उदारवाद की जो समझ है उसको ही हम उदारवाद का दार्शनिक आधार कहते हैं। और ये उदारवाद का दार्शनिक आधार दिया था हॉब्स लॉक ने। हॉब्स लॉक नामक एक विचारक थे, उन्होंने उदारवाद का दार्शनिक आधार या फिलोसफिकल आधार रखा था। अब यहाँ पे दार्शनिक आधार का क्या मतलब है? यहाँ पे दार्शनिक आधार का मतलब दर्शन से, आत्मा से, परमात्मा से नहीं है। दार्शनिक आधार का मतलब है कि उदारवाद का मूल तत्व क्या है, उदारवाद का निष्कर्ष क्या है, उसका एक्सट्रैक्ट क्या है। तो उदारवाद का तो दार्शनिक आधार होब्स ने रखा था। उन्होंने क्या कहा था? होब्स ने कहा था कि व्यक्ति तार्किक होता है, रेशनल होता है, व्यक्ति विवेकशील होता है। अब यहाँ पे व्यक्ति तार्किक है, इस बात का क्या अर्थ है? व्यक्ति तार्किक है इसका मतलब व्यक्ति परंपराओं को, समाज की प्रथाओं को, समाज की रीति रिवाजों को, रूढ़ियों को, धर्म को, नैतिकता को नहीं मानता है। व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग, प्रजाति, क्षेत्र आदि में भी विश्वास नहीं करता है। यानी जो व्यक्ति तार्किक होता है वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता है। तार्किक व्यक्ति अपना अच्छा
और बुरा स्वयं समझता है, किसी को भी उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं और बिल्ली हमारा रास्ता काट लेती है, तो उसके कारण अगर हम रुकते हैं या वापस लौटते हैं तो हम तार्किक नहीं हैं। अब आप समझ गए होंगे कि तार्किक होना और नहीं होना क्या अर्थ है। यानी होब्स ने कहा था कि व्यक्ति तार्किक है, धार्मिक नहीं है। वो हर चीज़ को तर्क से, अपनी बुद्धि से, अपनी विवेक से देखता है, परंपराओं के आधार पर, रीति रिवाजों के आधार पर किसी बात को नहीं मानता है। दूसरा जो विचार था व्यक्ति के बारे में, वो दिया था लोक ने। उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपना हित स्वयं समझता है या अपना हित देखता है। यानी व्यक्ति अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता है। तार्किक व्यक्ति हर काम में अपना फायदा देखता है, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि व्यक्ति लालची होता है, स्वार्थी होता है। क्योंकि लोक ने कहा कि हर व्यक्ति के पास विवेक होता है, सभी व्यक्ति समान हैं, और व्यक्ति को अपना अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सब चीज़ों का पता है। उसको खुला छोड़ दो, उसको किसी चीज़ के बताने की आवश्यकता नहीं है, उस पर किसी का कोई नियंत्रण भी नहीं होना चाहिए। व्यक्ति अपने शरीर का और व्यक्ति अपने मन का मालिक होता है, उसका कोई दूसरा मालिक नहीं हो सकता। तो उदारवादी विचारधारा में व्यक्ति को अपने हितों को पूरा करने की क्षमता मानी जाती है। तीसरा जो विचार दिया था व्यक्ति के बारे में, वो था बेंथम ने। बेंथम ने कहा कि भाई व्यक्ति तो सुख और दुख दो इस प्रभुओं से संचालित होता है, दो उसके ईश्वर हैं, इन्हीं से संचालित होता है। व्यक्ति अधिकतम सुख प्राप्त करना चाहता है, यानी व्यक्ति ऐसे कार्य करना चाहता है जिससे उसको अधिकतम सुख मिले, और वो कार्य नहीं करना चाहता है जिससे उसको दुख मिलता है। तो व्यक्ति सुख और दुख से ही संचालित होता है। व्यक्ति वही कार्य करेगा जिससे उसको सुख मिलेगा, और जिन कामों से दुख मिलता है वो कार्य नहीं करेगा, उन कामों को कम करेगा। तो और इस प्रकार हम देखते हैं कि उदारवादी होते हैं, वो व्यक्ति को प्राथमिकता देते हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण उनके सामने व्यक्ति ही है, सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द हैं। सभी व्यवस्थाएं के पीछे व्यक्ति ही काम करता है, सभी व्यवस्थाएं व्यक्ति के लिए ही होती हैं। तो उदारवाद का जो मूल चिंतन है वो व्यक्तिवादी चिंतन है, और उदारवाद व्यक्तिवाद को ही आधार मानता है, यानी व्यक्ति को प्राथमिकता देता है, और सभी व्यवस्थाओं के पीछे व्यक्ति ही होता है। सभी व्यवस्थाएं, चाहे समाज हो, राज्य हो, व्यक्ति के लिए ही होती हैं। व्यक्ति का विकास करने के लिए ही सभी व्यवस्थाएं होती हैं। तो ये तो थे उदारवादियों के व्यक्ति के बारे में विचार या दृष्टिकोण। दूसरा देखते हैं समाज के बारे में उदारवादियों की क्या धारणा थी। ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है। अब यहाँ भी व्यक्ति आएगा और समाज आएगा, दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे। तो उदारवाद का जो दार्शनिक आधार था वो ही व्यक्तिवाद ही है, व्यक्ति पर ही बल देता है। तो अब आप समझ सकते हो कि समाज को उन्होंने प्राथमिक माना है या व्यक्ति को प्राथमिक माना है। उन्होंने व्यक्ति को ही प्राथमिक माना है। समाज को तो उन्होंने कृत्रिम माना है, जिसको व्यक्तियों ने अपनी सुविधा के लिए बनाया है, क्योंकि समाज का अपने आप में कोई महत्व नहीं होता है। समाज तो व्यक्तियों ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही बनाया है। तो जो व्यक्ति बना सकते हैं व्यवस्था को, वो उसको बिगाड़ भी सकते हैं। तो समाज को व्यक्तिवादियों ने कृत्रिम माना है। व्यक्तियों ने अपने हितों के लिए, हितों की पूर्ति के लिए या व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाज का निर्माण किया है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व उनके लिए प्राथमिक है।
समाज का कोई महत्व उनके लिए नहीं है। और उन्होंने कहा कि भाई व्यक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी समाज हो, चाहे राज्य हो, चाहे सरकार हो, इनका व्यक्ति की तुलना में कोई महत्व नहीं है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति ही है। और उन्होंने कहा है कि व्यक्ति की जब भलाई होगी तो समाज की भलाई अपने आप ही होगी। इस रूप में वो समाज को देखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं व्यक्तियों से मिलकर ही समाज बना है। तो जब हर व्यक्ति की हितों की पूर्ति होगी, हर व्यक्ति की भलाई हो जाएगी, तो समाज की भलाई अपने आप ही हो जाएगी। जब हर व्यक्ति अपने हितों को पूरा कर लेगा तो समाज का हित भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तियों से मिलकर ही समाज बना हुआ है। तो ये उदारवादियों की समाज के बारे में धारणा है। उन्होंने समाज को कृत्रिम माना है, व्यक्ति को प्राथमिक माना है। तीसरी बात, राज्य के बारे में उदारवादियों की क्या विचार हैं? तो उदारवादी राज्य को कृत्रिम मानते हैं। राज्य को भी वो व्यक्तियों के द्वारा निर्मित मानते हैं। राज्य को उन्होंने मशीन की भांति माना है, यंत्र की भांति माना है। उदारवादी राज्य को आवश्यक तो मानते हैं, कभी भी राज्य को वो अस्वीकार नहीं करते हैं। राज्य को स्वीकार वो इसलिए करते हैं क्योंकि आप जानते हो समाज में संघर्ष पाए जाते हैं। भाई समाज में संघर्ष पाए जाते हैं, इसका मतलब है हर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संघर्ष होता है। संघर्ष का मतलब लड़ाई नहीं, विचारों का द्वंद्व पाया जाता है। ये जैसे घर में भी पति पत्नी के बीच में संघर्ष होता है। अगर दो व्यक्ति किराए का रूम लेकर रहते हैं तो उनके बीच में भी संघर्ष होता है। घर में भी टीवी को देखने को लेकर संघर्ष होता है। हर चीज़ के लिए संघर्ष पाया जाता है। तो राज्य क्या करता है? व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। लेकिन उदारवादी का कहना है कि राज्य तो हमारे ऊपर नियंत्रण करने वाली संस्था है, इसलिए वो कभी भी तानाशाही राज्य को स्वीकार नहीं करते हैं। तानाशाही राज्य का हमेशा ही वो विरोध करते हैं। और वो ये भी नहीं कहते कि राज्य होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब राज्य नहीं होगा तो अराजकता फैल जाएगी, कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। तो उदारवादी न तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राज्य को स्वीकार करते हैं, क्योंकि शक्तिशाली राज्य को स्वीकार करेंगे तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। और न ही उदारवादी अराजकतावाद को स्वीकार करते हैं, क्योंकि जब राज्य होगा ही नहीं तो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता कायम नहीं रहेगी। जो चाहेगा उसको मारेगा, किसी की संपत्ति छीन लेगा, किसी को पिटाई करेगा। तो उदारवादी क्या करते हैं? उदारवादी बीच का रास्ता अपनाते हैं, मध्यम मार्ग अपनाते हैं। वो न तो तानाशाही राज्य को स्वीकार करते हैं और न अराजकतावादी राज्य को स्वीकार करते हैं। वो किसको स्वीकार करते हैं? सीमित राज्य को, सीमित सरकार की बात करते हैं। न तो राज्य ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए और न ही राज्य अराजक होना चाहिए। राज्य कैसा होना चाहिए? सीमित होना चाहिए, यानी सरकार सीमित होनी चाहिए एवं संवैधानिक होनी चाहिए, क्योंकि वो राज्य की शक्तियों को नियंत्रित करना चाहते हैं, इसलिए सीमित और संवैधानिक सरकार की बात करते हैं। और सीमित सरकार या सीमित राज्य की बात क्यों करते हैं? क्योंकि राज्य होता है तो समस्याएं होती हैं और राज्य न होता है तो भी समस्याएं होती हैं, इसलिए वो राज्य को सीमित रखना चाहते हैं, संवैधानिक रखना चाहते हैं। अब राज्य या सरकार सीमित किससे रहेगी? सर्वोच्च विधि से रहेगी, जिसको हम संविधान बोलते हैं। संविधान से संरक्षित रहेगी, संविधान से सीमित रहेगी। और व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता भी सरकार को सीमित रखने का साधन ही है। और शक्तियों का पृथक्करण रहेगा, शक्तियाँ विभिन्न संस्थाओं में बटी हुई होगी, तो कोई भी संस्था शक्तिशाली नहीं बन पाएगी।
तो सर्वोच्च विधि, संविधान, अधिकार और स्वतंत्रता से जो सरकार सीमित होती है, इसी का नाम संविधानवाद होता है। तो इस प्रकार उदारवादी सीमित राज्य की बात करते हैं ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता भी बनी रहे और समाज में व्यवस्था भी बनी रहे। क्योंकि आप जानते हो अगर राज्य नहीं होता है तो क्या होता है। जैसे हम उदाहरण देख सकते हैं कि चौराहे होते हैं शहर में, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस नहीं हो तो क्या आप आसानी से निकल सकते हो, अपने गंतव्य पे पहुँच सकते हो? नहीं पहुँच सकते, क्योंकि वहाँ पे अव्यवस्था हो जाएगी, आप घंटों घंटों वहाँ पे जाम में फंस जाओगे। तो ट्रैफिक पुलिस क्या है? राज्य ही तो है। तो इसलिए राज्य जरूरी है ताकि व्यवस्था बने रहे। फिर सीमित सरकार का और क्या मतलब होता है? सीमित सरकार का मतलब होता है अहस्तक्षेपवादी राज्य। अहस्तक्षेपवादी राज्य का मतलब है कि व्यक्ति को खुला छोड़ दो, व्यक्ति पर किसी प्रकार का नियंत्रण मत लगाओ, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो। क्यों? क्योंकि व्यक्ति तार्किक है। तार्किक है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि व्यक्ति अपना अच्छा बुरा समझता है, इसलिए उसको खुला छोड़ दो, उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण मत रखो। अब अहस्तक्षेपवादी राज्य की बात क्यों की गई है? क्योंकि उदारवाद से पहले व्यक्ति पर चर्च का नियंत्रण था, सामंतों का नियंत्रण था, धर्म का नियंत्रण था, राज्य का नियंत्रण था, राजाओं का नियंत्रण था, महाराजाओं का नियंत्रण था। तो इसलिए इन्होंने बात की उदारवादियों ने कि अहस्तक्षेपवादी राज्य होना चाहिए, यानी व्यक्ति पर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को खुला छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि व्यक्ति विवेकशील है, तार्किक है। तो हस्तक्षेपवादी राज्य के दो अर्थ हैं। पहला, समझौते की स्वतंत्रता, और दूसरा, पितृसत्तात्मक समाज का अभाव। समझौते की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? यहाँ पे समझौते की स्वतंत्रता का अर्थ है कि भाई आप व्यक्ति स्वतंत्र है, किसी के भी साथ कोई समझौता कर सकता है। जैसे भाई आप कहीं पढ़ने जाते हो, कोचिंग में जाते हो, या कहीं रूम किराए पे लेते हो, तो कोचिंग में जाते हो तो उनकी कुछ शर्तें होती हैं, आप मान लेते हो। आप कहीं रूम किराया लेते हो तो मकान मालिक की शर्तें होती हैं, उनको मान लेते हो। तो ये आपके बीच में, किराएदार और मकान मालिक के बीच में समझौता है। कोचिंग में जाते हो तो कोचिंग वालों और आपके बीच में समझौता है। तो ये आप अपनी मर्जी से करते हो, किसी के दबाव में नहीं करते हो। तो उदारवादी इसी की बात करते हैं कि भाई समझौता होना चाहिए, उसमें व्यक्ति की मर्जी ही चले, किसी की उस पर किसी का नियंत्रण नहीं रहे। दूसरा जो अर्थ था हस्तक्षेपवादी राज्य का, वो है पितृसत्तात्मक सत्ता का अभाव। अब पितृसत्तात्मक सत्ता का क्या अर्थ है? भाई जैसे परिवार में पिता का अपने ऊपर अधिकार होता है, बेटे के ऊपर, बेटी के ऊपर, वैसे ही पहले मध्यकाल में राज्य भी पिता की भूमिका में ही रहता था। राज्य के व्यक्तियों पर राजा का नियंत्रण एक पिता की तरह ही होता था। जैसे परिवार में पिता का नियंत्रण होता है सभी परिवार वालों पर, वैसे मध्यकाल में राजा का नियंत्रण अपनी प्रजा पर होता था। तो उसको हम पितृसत्तात्मक बोलते हैं। लेकिन हस्तक्षेपवादी राज्य का मतलब है पितृसत्तात्मक सत्ता का अभाव। तो वर्तमान में लोग कहते हैं कि भाई इस प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं हो सकता, क्योंकि सभी व्यक्तियों को समान माना जाता है, सभी व्यक्ति आज़ाद हैं, सभी व्यक्तियों के पास एक ही प्रकार का अधिकार है, तो कोई किसी के जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकता। हाँ, अगर व्यक्तियों की सहमति है, लोगों की सहमति है, तो कोई उस पर नियंत्रण कर सकता है। बिना सहमति के कोई किसी के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता, क्योंकि सभी लोग स्वतंत्र हैं, सभी लोग आज़ाद हैं, किसी का कोई मालिक नहीं होगा। हाँ, राज्य का काम समझौता हुआ था उसकी रक्षा करना जरूर है। अगर कोई समझौता तोड़ता है
तो राज्य बीच में जरूर आएगा, अन्यथा राज्य नहीं आएगा बीच में। आप किसी के साथ समझौता करो, कोई भी समझौता करो, राज्य को उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, बीच में कोई समझौता तोड़ता है, अव्यवस्था करता है, तो राज्य उसको नियंत्रित कर सकता है। फिर देखिए, सीमित सरकार का तीसरा अर्थ और है। तीसरा सीमित सरकार का क्या अर्थ है? सीमित सरकार का तीसरा अर्थ है सरकार की शक्तियों का सीमित होना। सरकार की शक्तियां कौन कौन सी बताई थी उदारवादियों ने? एक तो लोक व्यवस्था बनाए रखना, दूसरा बाहरी शत्रुओं से रक्षा करना, और तीसरा कार्य बताया था समझौते की स्वतंत्रता बनाए रखना। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो सरकार ज़रूर उसमें हस्तक्षेप करेगी। ये काम तो सरकार करेगी। कौन कौन से काम करेगी? लोक व्यवस्था बनाए रखेगी, बाहरी शत्रुओं से रक्षा करेगी राज्य की, और समझौते की स्वतंत्रता बनाए रखेगी। इनके अलावा बाकी सारे काम व्यक्ति ही करेगा, राज्य उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो सीमित सरकार का मतलब ये भी है कि सरकार की शक्तियाँ सीमित हो। तो यहाँ सरकार की शक्तियाँ सीमित ही हैं, लोक व्यवस्था बनाए रखना, बाहरी शत्रुओं से रक्षा करना, और समझौते की स्वतंत्रता बनाए रखना। लोक व्यवस्था कौन बनाए रखेगा? पुलिस बनाए रखेगी। तो इसलिए हम नकारात्मक उदारवाद को पुलिस स्टेट भी कहते हैं। और पुलिस का कार्य क्या होता है? नकारात्मक होता है। भाई, पुलिस आपको कोई चीज़ देती थोड़ी है, नहीं, वो आपकी जो वस्तुएं होती हैं दूसरे से उनकी सुरक्षा करती है। जैसे आपके पास बाइक है, अगर कोई बाइक ला के तो नहीं देती पुलिस। हाँ, अगर आपकी बाइक को कोई छीनता है तो पुलिस उसकी सुरक्षा करेगी। पुलिस आपको खाना थोड़ी खिलाती है, पुलिस आपको और चीज़ें थोड़ी ला के देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पुलिस का कार्य क्या होता है? नकारात्मक होता है। वो आपको कुछ देती नहीं है, बस आपकी संरक्षण देती है। तो इसलिए हम इसको नकारात्मक उदारवाद इसलिए बोलते हैं, और इसको पुलिस स्टेट भी बोलते हैं क्योंकि, और इसको नाइट वॉचमैन स्टेट भी बोलते हैं। जो नकारात्मक उदारवाद होता है, चीर सम्मत उदारवाद होता है, उसको पुलिस स्टेट भी बोलते हैं। और उदारवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। ये जो राज्य आवश्यक बुराई है, ये कथन तो है टॉमस पेन का। और उदारवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। उदारवादी राज्य को आवश्यक बुराई क्यों मानते हैं? आवश्यक तो इसलिए मानते हैं राज्य को क्योंकि राज्य लोक व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है। और बुराई इसलिए मानते हैं क्योंकि राज्य हमारी आज़ादी को कम करता है, हमारी स्वतंत्रता को कम करता है, हमारी आज़ादी को नियंत्रित करता है। इसलिए उदारवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। और उदारवादी जो राज्य होता है वो नकारात्मक राज्य होता है, क्योंकि वो नकारात्मक कार्य ही करता है। वो हमें ये नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है, बस हमारे पास जो है उसकी सिर्फ सुरक्षा करेगा। और पुलिस का काम मूलतः नकारात्मक ही होता है। तो इसलिए चीर सम्मत उदारवाद को नकारात्मक उदारवाद भी बोलते हैं। दूसरा कार्य बाहरी शत्रुओं से रक्षा करने का काम सेना करती है। और तीसरा कार्य समझौते की स्वतंत्रता बनाए रखना। अगर कोई समझौता तोड़ता है तो राज्य हस्तक्षेप करेगा, अन्यथा राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर देखिए, संपत्ति के बारे में या आर्थिक प्रणाली के बारे में उदारवादियों के क्या विचार हैं, संपत्ति के बारे में उनका क्या दृष्टिकोण है। संपत्ति के बारे में उदारवादियों का दृष्टिकोण,
जैसे लोक ने कहा है कि संपत्ति व्यक्ति के श्रम का परिणाम है। लोक ने कहा है कि जो संपत्ति होती है वो व्यक्ति के श्रम का परिणाम होता है। व्यक्ति ने जितना श्रम करके संपत्ति इकट्ठी की है उस पर उसका वैधानिक अधिकार है। उन्होंने लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू का सिद्धांत दिया था। उदारवादी शारीरिक श्रम व बौद्धिक श्रम में भी अंतर नहीं करते। उदारवादी व्यक्ति की संपत्ति व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता का परिणाम मानते हैं। तो उदारवादी संपत्ति के अधिकार को मान्यता देते हैं। उनका कहना है कि व्यक्ति अपने श्रम करके कितनी भी संपत्ति अर्जित कर सकता है, वो सारी की सारी संपत्ति उसकी है। आर्थिक प्रणाली में वो बाजारवादी व्यवस्था को मानते हैं। उदारवादी बाजारवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। बाजारवादी व्यवस्था का क्या मतलब है? बाजारवादी व्यवस्था का मतलब है कि बाजार में वस्तुओं की बाजार मांग और पूर्ति के नियम से चलता है। बाजार में राज्य का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। बाजारवाद का मतलब है अगर किसी वस्तु की मांग बाजार में ज़्यादा है तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, और किसी वस्तु की बाजार में मांग कम है तो उसकी कीमत घट जाएगी। यानी बाजार मांग पूर्ति के सिद्धांत से चलता है, राज्य के नियंत्रण से नहीं चलता है। और बाजार में ही हमें स्वतंत्रता दिखती है। जिसके पास बाजार में जाओगे आप, जिसके पास पैसा होगा तो वो कुछ भी खरीद लेगा, नहीं होगा तो कोई दुकानदार आपको ज़बरदस्ती नहीं देगा और न किसी को कोई दोष देगा कि मैं ये चीज़ खरीद नहीं पाया। तो बाजारवाद में हमें स्वतंत्रता दिखती है। आज़ादी, असली आज़ादी हमें बाजार में ही दिखती है, जिसको उदारवादी अपने दर्शन का मूल तत्व मानते हैं स्वतंत्रता का, वो हमें बाजारवाद में ही दिखाई देता है। कोई किसी पर नियंत्रण नहीं करता, अब सब अपने आप ही नियंत्रण होता है। जैसे एडम स्मिथ ने आदर्श हाथ का सिद्धांत दिया था। आदर्श हाथ का मतलब जैसे सरकार का हाथ तो दृश्य होता है, सरकार के पास पुलिस होती है, सेना होती है जो हमें दिखती है, सरकार का नियंत्रण तो दिखता है हमें जिसको हम, और बाजार का जो नियंत्रण होता है वो आदर्श हाथ से होता है। आदर्श हाथ का मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता, बाजार का नियंत्रण हमें नहीं दिखता है क्योंकि वो आदर्श होता है। मांग और पूर्ति का नियम बाजार के ऊपर लागू होता है। बाजार अपने आप ही चलता है, उसको कौन कंट्रोल करता है? कोई नहीं करता, मांग और पूर्ति ही कंट्रोल करती है। तो एडम स्मिथ ने आदर्श हाथ का, इनविजिबल हैंड का सिद्धांत दिया था। और उदारवादी जो सीमित राज्य की बात की, सीमित राज्य या सीमित सरकार का तार्किक परिणाम ही बाजारवाद और पूंजीवाद है। यानी उदारवाद का जो आर्थिक पक्ष है उसका क्या मतलब है? पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब क्या होता है? पूंजीवाद का मतलब है संपत्ति का मालिक व्यक्ति होगा, उत्पादन में प्रतिस्पर्धा होगी, और जो व्यक्ति संपत्ति का मालिक है फायदा भी उसी को ही मिलेगा, और कीमत, वस्तुओं की कीमत मांग के अनुसार तय होंगी। तो ये पूंजीवादी जो व्यवस्था है ये उदारवाद का आर्थिक पक्ष का ही एक दृष्टिकोण है। तो आर्थिक प्रणाली किस प्रकार की होती है उदारवादियों की? बाजारवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, और संपत्ति के अधिकार को वो मान्यता देते हैं कि भाई संपत्ति तो व्यक्ति की क्षमता का, उसके परिश्रम का परिणाम है। फिर अपन देखते हैं उदारवाद का व्यवहारिक प्रयोग कहाँ हुआ था। उदारवाद का व्यवहारिक प्रयोग इंग्लैंड में हुआ और अमेरिका में हुआ। इंग्लैंड में उदारवाद का प्रयोग वैधानिक और संवैधानिक ज़्यादा था, अमेरिका में उदारवाद का प्रयोग राजनीतिक ज़्यादा था। इंग्लैंड में उदारवाद का जो वैधानिक प्रयोग था उसका क्या मतलब है? वहाँ पे देखो सीमित सरकार और संवैधानिक सरकार की स्थापना हुई, विधि के शासन की स्थापना हुई,
और वहाँ उदारवाद ने स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया, लोकतंत्र को बढ़ावा दिया और अधिकार भी लोगों को बहुत सारे दिए। तो ये इस प्रकार के जो विधि के द्वारा जो प्रयोग होता है उसको हम संवैधानिक कहते हैं। और तो इस प्रकार ब्रिटेन में उदारवाद का प्रयोग लीगल या वैधानिक ज़्यादा था, जबकि अमेरिका में जो उदारवाद का प्रयोग था वो जेफरसन और मेडिसन ने उदारवाद का प्रयोग किया था, उनका राजनीतिक प्रयोग ज़्यादा हुआ था। उन्होंने शक्ति पृथक्करण का नियम अपनाया ताकि समाज में शक्तियाँ बटी हुई हो, और समाज में शक्ति पृथक्करण, समाज में भी शक्ति पृथक्करण की बात उन्होंने की थी, क्योंकि समाज में उन्होंने शक्ति के अनेक केंद्र माने थे, जैसे दबाव समूह है, राजनीतिक दल, विभिन्न प्रकार के समूह है, जो कि लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तो अमेरिका में जो उदारवाद का प्रयोग हुआ था वो राजनीतिक था, यानी राजनीतिक दलों के द्वारा, दबाव समूह के द्वारा वहाँ पे उदारवाद का प्रयोग हुआ था, इसलिए उसको राजनीतिक बोलते हैं। इंग्लैंड में विधि, संविधान, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, इनका ज़्यादा प्रयोग हुआ, इसलिए यहाँ हम उदारवाद के प्रयोग को वैधानिक मानते हैं, जबकि अमेरिका में जो प्रयोग हुआ उसको हम राजनीतिक मानते हैं, क्योंकि वहाँ उदारवाद राजनीतिक दलों के द्वारा, दबाव समूह के द्वारा लागू हुआ था। तो ये चीर सम्मत उदारवाद था। अब हम अगला जो क्लास है उसमें चीर सम्मत उदारवाद की कमियों के बारे में चर्चा करेंगे, उसकी क्या क्या आलोचनाएं हो सकती है उसके बारे में चर्चा करेंगे।